आज के इस क्लास में जानेंगे जनगणना का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ सेंसस। अब देखो जनगणना क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें कि जनगणना क्या होता है। जन माने लोग, ठीक है, और गणना माने लोगों की गणना करना, ठीक है, मतलब इसे भारत देश में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसकी गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है, सेंसस कहलाता है। अब देखो जनसाधारण जनगणना का अर्थ है व्यक्तियों की गणना से लगाते हैं, ठीक है, जो भारत देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी गणना करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। इसी प्रकार किसी भी देश में वहाँ के रहने वाले लोगों की जब गणना की जाती है वही जनगणना कहलाता है, ठीक। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं यूएनओ के अनुसार जनगणना से अभिप्राय या आशय निश्चित देश अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में जनांकिकीय आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों के संकलन, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया से है, ठीक है। और इस प्रकार जनगणना का अर्थ जो है एक निश्चित क्षेत्र में एवं समय में व्यक्तियों की गणना के साथ साथ, ठीक है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों की संख्यात्मक सूचनाओं के एकत्रीकरण, संपादन एवं प्रकाशन से है। मतलब व्यक्तियों की गणना तो की ही जाती है, साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। अन्य शब्दों में बात करें तो यह एक निश्चित समय पर किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या की औपचारिक गणना है, ठीक है, मतलब किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या है, गणना है, वही जनगणना होता है जो सरकार के द्वारा की जाती है। और जनगणना सरकार के माध्यम से कराया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या करना है, समाज की आयु, ठीक है, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है या प्राप्त की जाती है। अब देखो जनगणना का मीनिंग जान चुके हैं, अब जानेंगे भारत में जनगणना के क्या क्या दोष होते हैं, ठीक है। शॉर्टकमिंग ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। अब इसमें पहला हो जाएगा पैसे के अस्थायी वर्गीकरण का अभाव, लैक ऑफ परमानेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रदा प्रथा का कुप्रभाव, साइड इफेक्ट ऑफ पर्दा, जिसे बोलेंगे वैली कस्टम, ठीक। और तीसरे नंबर हो जाएगा गणकों की अवैतनिक सेवा, अनपेड सर्विस ऑफ डाटा कलेक्टर्स। और चौथा नंबर हो जाएगा मकानों की संख्या में क्रमबद्धता की कमी, हाउस नंबर आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। और 5 नंबर हो जाएगा बहुउद्देशीय, जिसे बोलेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। 6 नंबर हो जाएगा प्रवास व प्रजनन क्षमता, फॉरेन ट्रैवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। और 7 नंबर हो जाएगा वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। अब देखो पहला हो जाएगा पैसे के अस्थायी वर्गीकरण का अभाव। इसमें क्या होता है, एक जनगणना से दूसरे जनगणना में पैसे के वर्गीकरण में कोई समानता नहीं है, जिसके फलस्वरूप पैसे से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रदा प्रथा का कुप्रभाव, साइड इफेक्ट ऑफ प्रदा, जिसे बोलेंगे वैली कस्टम्स। देखो प्रदा प्रथा तथा कठोर रीति रिवाजों के कारण स्त्रियों से संबंधित जो भी डाटा होते हैं या सूचनाएं होती हैं वह अशुद्ध मिलती हैं, क्योंकि इसके बारे में जो भी सूचनाएं होती हैं वह स्वयं स्त्री नहीं देती है, ठीक है, बल्कि कोई उसके घर का मेंबर देता है, जिससे जो है अशुद्धियां बनी रहती हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा गणकों की अवैतनिक सेवा, अनपेड सर्विस ऑफ डाटा कलेक्टर्स। देखो गणकों को इस कार्य के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं और उनके अंदर जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। चौथा नंबर हो जाएगा मकानों की संख्या में क्रमबद्धता की कमी, हाउस नंबर आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब देखो क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में जो मकानों की संख्या है वह क्रमबद्ध नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। 5 नंबर हो जाएगा बहुउद्देशीय, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ही साथ कई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है जनगणना की जाती है, इसीलिए वे अधीन होने पर क्या होता है, शुद्धता का अभाव रहता है, अर्थात ज़्यादा शुद्ध ये आंकड़े नहीं होते हैं। और 6 नंबर हो जाएगा प्रवास व प्रजनन क्षमता, फॉरेन ट्रैवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखो 1971 के पूर्व जनगणनाओं में प्रवास व प्रजनन क्षमता की कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। 1971 में जो है प्रथम बार ऐसा किया गया। 1981 की जनगणना में इन सूचनाओं का संकलन,
सभी क्षेत्रों से व्यक्तिगत पर्ची न करवाकर क्या किया गया, सैंपल के आधार पर जनगणना किया गया। तो जनगणनाओं से प्राप्त वैवाहिक स्थिति संबंधी जो भी समंक होते हैं वह गलत होते हैं, क्योंकि वैवाहिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण में या क्लासिफिकेशन करने में अंतर रहा है। अब देखो, भारत में जनगणना का मीनिंग जान चुके हैं, जनगणना के दोष क्या होते हैं इसको जान चुके हैं। अब इसको दूर करने के क्या क्या सुझाव होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा प्रागणकों को अच्छा एवं यथाशीघ्र पारिश्रमी भुगतान, ठीक है। जो भी इसमें प्रागणक हैं उनको क्या होना चाहिए, जो भी कार्य करते हैं उनका वेतन टाइम पे दे दिया जाना चाहिए, ठीक। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रागणकों को पूर्व प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग टू द सेंसस वर्कर, ठीक है। मतलब जितने भी प्रागणक इसमें कार्य करने वाले हैं, ठीक है, उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके बाद में फिर काम पे लगाना चाहिए। तीसरा नंबर हो जाएगा जनता का सहयोग, पब्लिक कोऑपरेशन, इसमें जनता का बहुत ही सहयोग होता है। चौथा नंबर हो जाएगा कंप्यूटर एवं यंत्रों का प्रयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कंप्यूटर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है उसका उपयोग करना चाहिए। 5 नंबर हो जाएगा महिला प्रागणकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल डाटा कलेक्टर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पुरुष को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन महिलाओं को भी अपॉइंटमेंट करना चाहिए जिससे वो अच्छे से कार्य कर सकें। 6 नंबर हो जाएगा जनगणना मानचित्र तैयार करना, प्लानिंग फॉर पॉपुलेशन सेंसस ग्राफ, ठीक है। इसके लिए एक मानचित्र तैयार होना चाहिए, फिर उसके आधार पर जनगणना की जानी चाहिए।